कोलकाता केस में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री क्यों हो गई है? एक तरह से देखा जाए तो इस केस ने अब पूरी तरह से एक अलग मोड़ ले लिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये केस अब शिफ्ट होकर के ईडी की एंट्री ले लिया है। आज सुबह ही ताजा अपडेट आई कि ईडी ने संदीप घोष के साथ साथ 6 जगहों पर कलकत्ता में छापेमारी की है। साथ ही संदीप घोष के जो खास आदमी हैं उनके घर पर भी छापेमारी की गई है। एक तरह से अगर आप इस पूरे केस को समझने की कोशिश करेंगे तो सीबीआई जहां अपना एक तरफ जांच पड़ताल कर रही है, वो कर ही रही है, संजय रॉय से जो पूछताछ हो रही है वो हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईडी ने अब अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस पूरे केस में विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, कोलकाता के केस में सीबीआई जिस तरह से जांच कर रही थी वो हम सभी देख रहे थे, लेकिन अब इस केस में ईडी की एंट्री होने के बाद ये केस एक पूरी तरह से, कहते हैं ना, एक अलग रुख ले लेना, एक अलग दिशा में चले जाना। पहला सवाल जो मैं आपसे करूंगी वो यही है कि आखिरकार सीबीआई के बाद अब कोलकाता केस में ईडी का क्या काम आ गया है? नंदिनी, ईडी कभी भी जांच करती है तो उसके पास अधिकार पैसों के मामले में जांच करने का है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक इंसाफ की लड़ाई को, एक लड़की के साथ हुई गलत हरकत को जांच करने की बजाय सही से उसमें एक नया मोड़ दे दिया गया है? इस सवाल पर मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये बताता हूँ कि सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री हुई क्यों। तो इसकी कहानी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन संदीप घोष के घर सीबीआई की टीम पहुँची थी। उस दिन उनको वहाँ से कोई रुपया पैसा नहीं मिला, लेकिन उनको एक ऐसी फाइल मिली है जिसको देखने के बाद इन लोगों ने कहा, बाकायदा दिल्ली फ़ोन मिलाया और ये बताया कि संदीप घोष के घर से जो दस्तावेज मिले हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा करते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ये हुआ कि पैसे का हेरफेर हुआ है, पैसे का लेन देन इधर उधर हुआ है। उसके बाद ईडी मुकदमा दर्ज करती है। ईडी के छापेमारी का एक प्रोसेस है बाकायदा। ये जो छापेमारी हुई है आज कई जगहों पे, वो अचानक से नहीं हुई है। वो बाकायदा 1 हफ्ते तक इन लोगों ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच की, अपने मुखबिरों की मदद से ये पता करवाया कि कहाँ कहाँ ठिकाने हैं जहाँ पे पैसे मिल सकते हैं, जहाँ पे दस्तावेज मिल सकते हैं। उसके बाद संदीप घोष के घर ईडी की टीम गई और कई ठिकानों पे छापा पड़ा है। संदीप घोष के घर जब ईडी पहुंची तो ईडी को क्या क्या मिला, जिसके बाद से अब हर तरफ एक हड़कंप सा माहौल है? मैं इस बात को आज जरा तस्वीरों के जरिए समझाता हूँ। दर्शकों को ये तस्वीर देखनी चाहिए। ये संदीप घोष के घर की तस्वीर है। घर के दरवाजे पर लिखा है बालाजी निवास, लेकिन संदीप घोष जो खुद को बालाजी का भक्त कहता है, उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। वो इस तरीके का इंसान होगा, शायद उसके घर वालों को भी नहीं पता होगा। बालाजी निवास के बाहर 2 स्वस्तिक के निशान बने हैं। आप घर को देखिए, घर की तस्वीर को पूरे गौर से देखिए तो समझ आएगा कि ये एक महल नुमा घर में रह रहा था। 3 दरवाजे बने हैं नंदिनी। किसी घर में एंट्री पे मुझे नहीं लगता 3 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा काले रंग के ग्रिल का है, एक अंदर से मजबूत दरवाजा और है लकड़ी का, और बाहर एक गेट लगा हुआ है। आखिर क्या राज है अंदर? क्या महल में कोई खजाना था? 4 मंजिला आलीशान घर में जब ईडी की टीम पहुंचती है तो उनके लिए कोई गेट खोला नहीं जाता है बाकायदा। वो बहुत संकरे रास्ते से अंदर जाते हैं, और जब अंदर जाते हैं तो बाहर जो खड़े होते हैं सुरक्षाकर्मी, वो इस बात पे नज़र रखते हैं कि कहीं कोई संदेश खाली की तरह बाहर से आके हमला ना कर दे, क्योंकि ये वही बंगाल है जहां ईडी की टीम पर हमला हुआ था। इसीलिए इस बार इन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी थी कि ये लोग जब अंदर गए, आप देखिएगा तस्वीरों में कि 4 नाम लिखे हैं संदीप घोष के घर के बाहर। अब वो चारों लोगों पे जांच होगी, या फिर ईडी की टीम ये देखने गई थी कि जो ये आलीशान घर बना है इसके अंदर हो सकता है कि टाइल्स, दीवारें और तमाम चीज़ें जो तोड़कर सीबीआई और ईडी की टीम छापा मारती है अपने तरीके से, उस तरीके से जांच करे। हो सकता है संदीप घोष के घर की खुदाई होने लगे, क्योंकि कई बार ऐसे केस में ये होता है कि आपको जो खोजने जाते हैं ईडी और सीबीआई की टीम के लोग, जो पैसे रिकवरी के लिए जाते हैं या जो भी दस्तावेज इनको रिकवर करना होता है, वो खुदाई और तमाम चीज़ों को तोड़ने के बाद ही मिलते हैं। क्योंकि कोई भी आरोपी, भ्रष्टाचारी वो सामने नहीं रखता कि आप आइए और ले जाइए जो भी खजाना हमने कमाया है। जिस तरह से अभिषेक ये कोलकाता का केस आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से आपने बताया कि ईडी जो है संदीप घोष के घर के अंदर एंट्री ली है, इस केस में लगातार एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोगों का ये भी दावा है
इंटरनेट पर कि संदीप घोष के घर के अंदर की खुदाई कर देनी चाहिए, क्या पता कोई बड़ा सबूत मिल जाए, क्योंकि जिस आदमी के नाक के नीचे से कॉलेज में इतना बड़ा कांड हो गया तो वो कोई आदमी सीधा साधा तो होगा नहीं। तो अब इस केस में आगे क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसके घर के अंदर की खुदाई तक भी ईडी पहुंच जाए? नहीं, अगर ईडी की टीम को ये लगेगा कि ये जो घर बना है वो काली कमाई से बना है, अगर ईडी की टीम ये साबित कर पाती है तो मुझे लगता है कि बुलडोजर चलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो अलग बात है कि वो ममता बनर्जी का राज्य है और योगी आदित्यनाथ के राज्य में बुलडोजर चलता रहा है अब तक। लेकिन बंगाल के केस में जो दिख रहा है नंदिनी, चाहे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो आप संदीप घोष का घर देख लीजिए, उसके करीबियों का आलिशान घर देख लीजिए, सारी चीज़ें एक जगह यही इशारा करती हैं कि कुछ तो ऐसा ज़मीन के अंदर या फिर दीवारों में या टाइल्स के नीचे या फिर उस घर में जो सीक्रेट रूम बने होते हैं, इनके सीक्रेट तहखाने बने होते हैं, उसमें कुछ तो ऐसा दफन है जिसको बाहर आना जिसका बेहद ज़रूरी है। अब वो जेसीबी से आएगा, बुलडोजर से आएगा, या फिर ईडी की टीम वो अजय देवगन वाले स्टाइल में हथौड़ा लेकर जाएगी और ढूंढ लेगी, वो ये टीम को तय करना है। लेकिन दो शक्तिशाली एजेंसियां जिस केस के पीछे लग जाती हैं, मतलब सीबीआई और ईडी, उस केस में कोई ना कोई कहानी जरूर नई सामने आती। मतलब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजता है, तो मतलब अब ऐसे कयास लगा सकते हैं लोग कि ममता राज में कई घरों पर बुलडोजर चल सकता है। खैर, अब जैसे ईडी ने जो है संदीप घोष के कई करीबियों के घर पर भी छापा मारा, वो दो नाम कौन से हैं अभिषेक जिनकी चर्चा हर जगह हो रही है, जिनके घर में घुसते ही कहा जा रहा है कि कोलकाता का केस पूरा साफ तरीके से सुलझ जाएगा? एक नाम तो बहुत मतलब चौंकाने वाला है, विप्लव, जिसके बारे में कई वीडियोस में हमने बताया है। वो जो विप्लव है, जो घोटाले का आरोपी है एक तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, संदीप घोष का सबसे बड़ा राजदार है, उसका भी एक करीबी है जिसका नाम है कौशिक कोली। उसके घर सीबीआई की टीम जब छापा मारने पहुंचती है तो उसको कुछ ऐसा हाथ लगता है जो ये बता रहा है कि कोलकाता केस एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। इसके अलावा दूसरा जो नाम है जिसके घर ईडी छापा मारने पहुंची थी, वो बिजनेसमैन स्वप्न शाह का है। अब उनका इस केस से क्या लेना देना है वो अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन दर्शकों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हावड़ा, सोनारपुर और हुगली, ये जो तीन जगह हैं, यहाँ सीबीआई की 100 टीमें, जिसमें करीब 100 अधिकारी हैं। आप सोचिए, आमतौर पर कम टीमें जाती है छापा मारने, लेकिन बंगाल जैसी जगह पे 6 ठिकानों पर रेड पड़ रही है और हर टोटल मिलाकर 100 अधिकारी हैं। यानी कि आप मान कर चलिए कि हर जगह पे कई दर्जन अधिकारी पहुंच रहे हैं। और इसका मतलब ये है, वो इसलिए क्योंकि इसमें से कई संदीप घोष के रिश्तेदार हैं, कई इस केस से जुड़े राजदार हैं, जिनके घर पहुंचने से पहले ईडी ये चाहती है कि अगर जांच तभी होगी ना जब आप सुरक्षित महसूस करेंगे। और ईडी को बंगाल में सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने साथ पूरी भारी भरकम फौज ले जानी पड़ रही है। जो अधिकारी अलग तरीके से ट्रेंड है, मतलब समझिए, उनको भेजा जा रहा है ताकि हालात अगर बिगड़े भी, मतलब अगर कोई जांच में कोई बाधा बने, तो यहाँ तो ये होता है बाकी जगहों पे कि अगर कोई बाधा बन रहा है तो आपके साथ जो पुलिस बल है वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन बंगाल में पहले चूंकि इस तरह की घटना हुई है, इसलिए ईडी की टीम सावधानी से जांच कर रही है। और मैं जो कह रहा था शुरुआत में नंदिनी, एक बात कि ये केस को कहीं नया मोड़ देने के लिए तो नहीं है, ये बात कई लोग अभी से करने लगे हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई की एंट्री का मतलब केस का लंबा चलना हो जाता है। और सीबीआई की टीम जो इस केस में कर रही है वो सबके सामने है, डीएनए रिपोर्ट मैच होने की खबर है, और उसके बाद अब ईडी अगर एंट्री ले चुकी है तो दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो बहुत बड़ा रहस्य खुल जाएगा या तो फिर केस बहुत लंबा चलेगा। बहुत बड़ा रहस्य तो खैर अभिषेक, अभी जो एक बंगाल की जनता है वो इसी समय एक ही टॉपिक पे लड़ रही है कि उस पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी के राज में हालांकि काफ़ी लंबा केस चल गया और बहुत ही हैरानी की बात ये हुई कि सीबीआई को मेरे ख्याल से अब 20-22 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी के नाम पर सिर्फ एक ही आरोपी सीबीआई के पास है। हालांकि संजय रॉय का डीएनए सैंपल भी मैच हो चुका है, जिसके बाद से ये खबरें भी सामने निकल के आई कि आरोपी संजय रॉय तो है ही, लेकिन उसके बाद के आरोपियों के नाम क्या हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और आज भी पूरी पश्चिम बंगाल की जनता का सिर्फ एक ही सवाल ममता बनर्जी से है कि हमें ईडी से कोई मतलब नहीं है, हमें एफबीआई से, सीबीआई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस हमें उस पीड़िता को इंसाफ दिलाना है, जो कि पीड़िता के माँ बाप भी चीख चीख कर, कुछ सवाल उनका ममता बनर्जी से भी है, जिनका जवाब शायद अभी
कोई भी नहीं दे पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले वक्त में जिस तरह से जान जा रही है, अब इस केस में क्या नए नए खुलासे होते हैं, क्या नया मोड़ आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर कोई सवाल हमसे छूट गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।